अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने रेजोनेंस वाला किया था। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की थी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में हमने वो जो रिलेशन बनाया था वो था FR इक्वल टू 1/2π√LC। और मैं डिस्कशन में भी ये बता चुका हूँ कि हमारे लिए वो लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा अहम है। थ्री फेज जो है आज हमने डिस्कस करना है और वो लॉन्ग में नहीं है, जो लॉन्ग में आ सकता है। ये वही क्वेश्चन है जो अनएक्सेप्टेड होते हैं, लेकिन कभी कभार आ भी सकता है, लेकिन ज़्यादा इसको आपने शॉर्ट के तौर पे करना है। हमारे पास इसकी डेफिनेशन या इसको डिस्कस करने से पहले जर्नल डिस्कशन ज़रूरी है। हमारे पास जो 220 वोल्टेज आ रहे होते हैं, AC वोल्टेज जो वापटा हमें प्रोवाइड करती है, वो थ्री फेज नहीं होते। जहाँ पे 400 है वहाँ पे 3 फेज हैं। तो जनरेटर में हमारे पास हमने बेसिकली एक मोटर कॉइल को डिस्कस किया था और AC जनरेटर के अंदर बेसिकली 3 कॉइल्स होती हैं, क्योंकि एक रोटेशन जो है हमारे पास 360 डिग्री है, तो हर कॉइल जो है 120 डिग्री पे होती है। तो थ्री फेज सप्लाई में हमारे पास क्या है, जरा इस पर गौर करें। इस पे an AC generator consists of a coil with a pair of slip rings। MCQs कि हमारे पास जो रिंग्स होते हैं जनरेटर में, AC जनरेटर में, वो कहलाती हैं स्लिप रिंग्स। When coil rotate an alternating voltage is generated। जब कॉइल रोटेट करती है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उस कॉइल के अक्रॉस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अब आप आते हैं थ्री फेज के ऊपर। तो अक्रॉस द स्लिप रिंग्स इन थ्री फेज AC जनरेटर में देयर आर 3 कॉइल्स। थ्री फेज AC जनरेटर के अंदर कितनी कॉइल्स होती हैं? 3 कॉइल्स हैं। तो उनमें एंगल क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, जरा देखें। AC generator there are 3 coils inclined at 120 to each other। हर कॉइल का दूसरी कॉइल के साथ जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। उसके बाद हमारे पास क्या है, कनेक्टेड टू इट्स ओन स्लिप रिंग्स। लेकिन हर कॉइल के स्लिप रिंग्स अपने होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स हर कॉइल में यूज होते हैं। उसके बाद है हमारे पास कनेक्टेड ओन स्लिप रिंग्स, द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज वोल्टेज इज 120। याद करने में आपने इतना ही करना है। हमारे पास फेज हम ड्रा कैसे करेंगे, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये फेज 1 है और ये फेज 2 है। 120 है इनके दरमियान एंगल, इधर आपको शो नहीं हो रहा लेकिन इनके दरमियान एंगल 120 है। और इधर हमारे पास ये थर्ड फेज है, क्योंकि हर कॉइल का दूसरी कॉइल के साथ जो एंगल है वो 120 डिग्री है। उसके बाद हमारे पास है कि ये था थ्री फेज का थोड़ा सा आइडिया। बेसिकली हमारे पास जो वायर्स हैं जो वापटा हमें प्रोवाइड करती है वो हमारे पास 2 वायर्स हैं और थर्ड वायर जो है न्यूट्रल वायर कहलाती है, अर्थ कहलाती है। तो उसमें हमारे पास क्या है कि देखें कि इसमें ये एक फेज जा रहा है, 3 कॉइल्स हैं ABC और एक हमारे पास फेज इधर है, एक इधर है, एक इधर है। और जो हमारे पास फोर्स जो है वो अर्थ है। अब कोई भी लाइन और अर्थ के दरमियान जो वोल्टेज है वो 230 या 220 या 200 है, लेकिन कोई सी भी दो वायर जो है, लाइंस जो है, उनके दरमियान जो है वो वोल्टेज हमारे पास 400 है। फिर एक दफा समझें, ये भी मेरे पास फेज समझ लें, वायर है, ये भी वायर, ये भी वायर और ये मेरे पास है अर्थ। अगर आप एक वायर इधर से ले लें और एक अर्थ तो 220 रहेंगे या 230, और अगर दो वायर्स के दरमियान वोल्टेज काउंट करें तो 400। तो इसलिए इन दो वायर्स के दरमियान 400 है, इनके दरमियान भी 400 है, लेकिन इधर से इधर तक अर्थ तक 230 है, इधर से लेकर अर्थ तक भी हमारे पास 230 है। इधर से आप इसको मिला लें तो वो भी 230 होंगे। अब हमारे पास दो MCQs इसमें है, वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल A B C एंड न्यूट्रल वायर। ये न्यूट्रल वायर अर्थ जो है वो 230 है ड्यू टू फेज शिफ्ट ऑफ 120, क्योंकि फेज शिफ्ट हमारे पास कितना है 120। MCQs के फेज शिफ्ट हमारे पास कितना है
120 डिग्री। द वोल्टेज अक्रॉस एनी, ये मैं बता चुका हूं, द वोल्टेज अक्रॉस एनी टू लाइंस इज 400 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन और बड़ा यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी डेफिनेशन 9th में भी हो चुकी है, 10th में भी हो चुकी है, फर्स्ट ईयर में भी हो चुकी है, और अभी हमारे पास फिर है। हम इसको डिफाइन करेंगे, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, जिनकी ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, दैट वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो डेफिनेशन इधर भी मैंने यही लिखी है, द वेव्स व्हिच रिक्वायर्ड नो मीडियम, जिनके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसे मोबाइल वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, इनके लिए हमारे पास किसी भी मीडियम का होना कोई भी जरूरी नहीं होता। तो द वेव्स व्हिच रिक्वायर्ड नो मीडियम, ऐसी वेव्स जिनको ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम के लिए की जरूरत नहीं होती फॉर ट्रांसमिशन एंड रैपिडली, ये बड़ी तेजी से प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर भी जो है ये बड़ी तेजी से प्रोपोगेट होती हैं, नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका कुछ आइडिया था कि मैक्सवेल जो था, जेम्स मैक्सवेल, उसने इनको 1864 में नंबर ऑफ इक्वेशन दी थी जिसमें इनकी वजाहत की गई। In 1864 मैक्सवेल जो था formulated a set of equations, इसने set of equations known as Maxwell equations, these equations explain the electromagnetic waves, इन equations ने electromagnetic waves को क्लियर किया था। अब मैं इसका आइडिया देता हूं, जब हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाता है। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। एक फील्ड जो है दूसरे फील्ड को क्रिएट करता है, जब चार्ज फ्लो करता है, चार्जेस प्रोपोगेट होते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, तो देयर एग्जिस्ट ए वेव्स, दैट वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम वजाहत कैसे करेंगे, हमारे पास एक एरिया है CD, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि AB एक ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो देयर एग्जिस्ट ए वेव्स, दैट वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो प्रोपोगेट कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट किया ये दो पॉइंट्स हैं, तो आप A B कह सकते हैं, जैसे CD कोई, तो जैसे जैसे ये हमारे पास इधर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे जो है उनकी प्रोपोगेशन होती जाएगी, और इनकी प्रोपोगेशन बड़ी रैपिडली होती है क्योंकि इनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। मैं आगे ये भी बताने वाला हूं। तो एमसीक्यूज भी है, चेंज अकॉर्डिंग टू these equations, change the magnetic flux create an electric field, magnetic flux change होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर जाता है, क्रिएट हो जाता है, पैदा हो जाता है। फिर देखें चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जब हमारे पास किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, हम करंट एक कॉइल में चेंज करते हैं तो उसकी नंबर ऑफ लाइन जो है, मैग्नेटिक लाइन जो है, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। हम सेल्फ इंडक्शन में, म्यूचुअल इंडक्शन में इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो कंसीडर, बल्कि इसको पहले देखते हैं, चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिक्रा बड़ी अहमियत का अमल है, इस पे आप जोर दें कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब हम करंट चेंज करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। B डॉट A होता है, फार्मूले में गौर करें, हम हमने 15 में पढ़ लिया है कि कैसे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। तो चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग फ्लक्स जो है क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स जब चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। कंसीडर रीजन जो मैंने पहले बता दिया, और द स्पेस इन विच चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेक प्लेस। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इन विच चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस ड्यू टू दिस
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इन द सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। रीजन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एज शोन इन फिगर। आगे इसके एमसीक्यूज हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स wavelength, if wavelength is lambda, if wavelength is lambda, हमारे पास इसकी वेवलेंथ कितनी हो, लैम्डा हो, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? if wavelength is lambda then c is equal to f lambda। तो c is velocity of light, जहां पे c क्या है, velocity of light है, एंड 3 into 10 की 8 मीटर पर सेकंड, f is frequency। तो हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो मुझे क्लियरली ज्यादातर पता है, तो मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वो हमारे पास जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं हर एक में जितने भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो बाय हैंड रिटन फॉर्म में हो चुके हैं। पहले में कहता है, मैं अभी उनको रिवाइज करता हूँ कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है 10 एम्पियर है, तो उसकी आप मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो V नॉट इक्वल टू 0.7 V रूट मीन स्क्वायर सिर्फ एक लाइन का है और काफी बोर्ड्स के पेपर में भी मौजूद है। फिर हमारे पास है कि XC होता है ओमेगा C और XL होता है ओमेगा L। दोनों के फार्मूला अगर आप देखें तो XC हो जाता है 1/2 पाई FC और ओमेगा जो XL है वो हमारे पास हो जाता है 2 पाई FL। फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो दोनों की रिएक्टेंस पे, कैपेसिटर और इंडक्टर की कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है। फिर एक और उसमें क्वेश्चन है कि वो कौन सी चीज है जो परमिट करती है अल्टरनेटिंग करंट को, वो हमारे पास इंडक्टर है और वो डीसी को गुजरने नहीं देता, लेकिन डीसी को कैपेसिटर रोकता है और अल्टरनेटिंग करंट जो है कैपेसिटर के अंदर फ्लो हो जाता है। 3 क्वेश्चंस। फिर हमारे पास है कि एक जगह पे उसने बताया कि कैपेसिटर लगा हुआ है तो एक इंडक्टर लगा हुआ है और इंडक्टर की वजह से वो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है स्विच में, उसमें आप बैक ईएमएफ का जिक्र करेंगे, सेल्फ इंडक्शन का जिक्र करेंगे, तो वो भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा। फिर भी जो डिस्कशन का टाइम होता है वो 8:30 से 9 o'clock है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास जितने भी सेक्शंस हैं हम सभी से यही तवक्का करते हैं कि वो लोग प्रॉपर तरीके से अपने तौर पे आपके पास और भी सोर्सेज हैं, आप जैसे भी स्टडी कर रहे हैं थोड़ी सी डिस्कशन ज़रूरी है, तो क्वेश्चन करना ज़रूरी है ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी हो रही है। तो उसमें आप लोग क्या करें कि अपने क्वेश्चंस या लेक्चर्स या जो भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन है, फ़र्ज़ किया मैंने ज़बानी डिस्कस किए हैं, किसी की समझ नहीं आती तो वो आप रिटन फॉर्म में जब उसको डिस्कस करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा तवज्जो दूंगा 16 चैप्टर के, और उसके बाद हमारे पास 17 आ जाएगा। तो तब मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।